हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द फीडियास पे। और जैसा कि हमारी बात हुई थी कि सी टेट के धुरंधर हैशटैग सी टेट के धुरंधर की अब हो रही है शुरुआत। आज से आप लोगों की सी टेट क्लास स्टार्ट हो गई है, एक तरीके से सीडीपी की। मैथ की क्लास आपकी आ चुकी है, साथ में ईवीएस की क्लास अब अपलोड हो जाएगी, हिंदी की क्लास आपकी आ चुकी है। उसी मैनर में अब आपकी सीडीपी की क्लास भी शुरू हो रही है। और जैसा कि हमारी बात हुई थी कि भाई हम पेपर को इस तरीके से करेंगे कि भाई आपका फरवरी में आने वाला पेपर आपको एक तरीके से पहले ही दिखाई दे जाएगा। कुछ काम की बातें रहेंगी जो क्लास के दौरान आपसे हम करते रहेंगे। तो पहली क्लास है आज की, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हमने पेपर लिया है जुलाई 2024 का, और इस पेपर में जितने क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, तो आपको इसमें टॉपिक मिल जाएंगे करीबन करीबन 25 मिल जाएंगे कम से कम। तो अगर 25 टॉपिक हमें मिल रहे हैं तो हमें पता है कि सीटेट अपने पैटर्न को फॉलो करता है। तो यानी कि अगली बार भी उन 25 टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो वो 25 टॉपिक हम करेंगे थॉरली, पूरा डिटेल में, ताकि अगली बार अगर उसका क्वेश्चन आए तो हमें दिक्कत पड़े ही ना। तो ज्यादा बात नहीं करते, करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन सा सीसीई का समर्थन करेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं सीसीई की, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सीसीई है क्या। हिंदी में इसे बोला जाता है सतत व व्यापक मूल्यांकन। सभी इसके बारे में जानते हैं कि भाई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है, लेकिन इस कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में कुछ बातें ऐसी है जो पेपर में बार बार पूछी जा रही है। तो पहले सीसी का एक तरीके से इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन एक बार ले लेते हैं। सीसीई में दो पार्ट होते हैं, एक होता है समेटिव असेसमेंट का, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। इसे बोला जाता है आपका शैक्षणिक आकलन, और फॉर्मेटिव असेसमेंट को बोला जाता है आपका रचनात्मक आकलन। नाम ही है जो सब कुछ डिफाइन कर रहा है। शैक्षणिक है तो इसका मतलब है ये किससे रिलेट करेगा, आपका टेक्स्ट बुक से। और फॉर्मेटिव है तो ये आपका लिंक करेगा अदर देन टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जिन बेसिस पर बच्चों को नंबर अलॉट कर रहे हैं, बच्चों को इवेल्युएट करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, तो वो सब बातें आपकी किस में आ जाती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। यहां पर एक वर्ड है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जब वर्ड आ रहा है कॉन्टिन्यूअस, सी पहला सी, तो कंटिन्यूअसली जो चलता है वो ये दोनों असेसमेंट चलते हैं। समेटिव असेसमेंट का क्या है कि ये टाइमली होता है। टाइमली का मतलब है एक निश्चित समय अवधि के बाद होता है, निश्चित समय अवधि के बाद। इसीलिए जो आपके मध्य अवधि एग्जाम होते हैं, निश्चित समय अवधि इसकी होती है। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसा है जो पूरे वर्ष भर चलता है, पूरे वर्ष भर चलता है। थ्रू आउट द ईयर ये क्या करेगा, रन करेगा, ये चलता ही रहेगा। इसीलिए वर्ड क्या आ जाता है, कॉन्टिन्यूअस, की सतत है। व्यापक सेकंड है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। व्यापक कैसे हुआ भाई, टेक्स्ट बुक तो यहां से काउंट हो गई, और टेक्स्ट बुक के अलावा जैसे आपका गेम्स है, आपके इमोशनल लेवल है, एक तरीके से हम जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हॉलिस्टिक एस्पेक्ट को यहाँ पर चेक कर लिया जाता है। आपके कोई कंपटीशन होते हैं स्कूल में, उनमें आपकी भूमिका, उसमें क्या रोल प्ले किया आपने, कितना पार्टिसिपेशन किया है आपने, किन किन भूमिकाओं को अच्छे से निभाया है। चाहे आपने डिसिप्लिन वाला काम किया है, चाहे आपने परफॉर्मेंस वाला काम किया है। कंपटीशन हो गए हैं, कोई फंक्शंस है उनमें, और ये कंपटीशन में आपके क्विज कंपटीशन को शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट में। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कर क्या रहे, एक बच्चे को पूरे वर्ष भर के लिए हम जांच रहे हैं। इसलिए नाम क्या है, सीसीई, कंटिन्यूअस यानी कि पूरे वर्ष भर चलेगा, एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या आ गया, जिसमें सभी एस्पेक्ट को कवर किया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया व्यापक, जो सभी पक्षों की, यानी सभी पक्षों को शामिल करता है, सभी पक्षों को शामिल करें।
तो अगर हम इस चीज को लेकर चलते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट सीसीई? तो बेस्ट वर्क्स पोर्टफोलियो सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो है, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो है यानी कि ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट। अब ये जो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण होते हैं, तो पहली बात आ जाती है कि मानकीकृत वर्ड क्या है, ताकि आपको आंसर देने में दिक्कत ना आए। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो टेस्ट जो अप्रूव्ड होते हैं कि जिस एज ग्रुप के लिए वो बनाए गए हैं उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हो। और स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट सेम, कि ऐसे टेस्ट जिनके स्कोरिंग में जो एज अप्रोप्रिएट होता है, स्टैंडर्ड वर्ड जब भी आएगा, देखिए टेस्ट के लिए कुछ शब्द है जो आपके पेपर में आप बार बार आते रहते हैं, तो वो भी साथ के साथ जोड़ देता हूं मैं। एक वर्ड आता है स्टैंडर्ड, एक आपका आता है रिलायबल, और एक आता है वैलिडिटी। तो स्टैंडर्ड होता है मानक। मानक परीक्षण वे परीक्षण कहलाते हैं जो आयु अनुसार हो। आयु अनुसार का मतलब है कि जिस आयु वर्ग के लिए आप परीक्षण तैयार कर रहे हैं वो उसी आयु वर्ग के अनुसार बनना चाहिए। मान लीजिए आप 5 साल के बच्चे के लिए टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं और आप एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के क्वेश्चन उसमें डाल रहे हैं, तो वो उसकी आयु के अनुसार ठीक नहीं है। इसी तरीके से अगर आप एक 15 साल के बच्चे का मैथ का टेस्ट लेना चाहते हैं और आप उसे दे रहे हैं कि एक सीरीज पूरी करो गिनती वाली, कि 1 2 ये खाली जगह है तो बताओ यहाँ क्या आएगा, तो 15 साल के बच्चे के हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हमेशा किसके अनुसार होते हैं? आयु के अनुसार। सेकंड आता है रिलायबल। रिलायबल का मतलब है विश्वसनीय। विश्वसनीय कब माना जाएगा? ऐसा कोई भी टेस्ट जिसमें स्कोरिंग कंसिस्टेंसी होती है। स्कोरिंग कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो अंक है वो समान रहते हैं, चाहे उस पेपर को 2 बार चेक किया जाए, 3 बार चेक किया जाए, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी चेक किया जाए, वो कहलाते हैं आपके रिलायबल टेस्ट। जो आजकल आप लोगों का एमसीक्यू पेपर होता है वो इस रिलायबल टेस्ट का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, क्योंकि एमसीक्यू में आंसर एक ही होता है जो करेक्ट होता है, एक से ज्यादा नहीं। इसलिए चाहे मैं चेक करूं, आप चेक करें या बोर्ड चेक करे, आंसर सबके बराबर ही रहेंगे। ठीक कि कौन सा आंसर ठीक है वो बिल्कुल सेम रहेगा सभी के लिए। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाती है? रिलायबिलिटी। और तीसरा आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी होता है आपका वैधता। इन तीनों में से एक पोर्शन आपके पेपर में लगातार आता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। चाहे तो वो पार्ट आपका किस में आएगा? सीडीपी में, चाहे तो वो आएगा मैथ में, चाहे आएगा ईवीएस में, पर आएगा जरूर। वैधता होती है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण लिया गया है, जिस उद्देश्य से टेस्ट बनाया गया है वह उद्देश्य की पूर्ति करे। वह उद्देश्य की पूर्ति करे। इसका मतलब है, मान लीजिए एक टेस्ट बनाया गया है बच्चे की नॉलेज को मापने के लिए, तो नॉलेज को मापने के लिए आपने टेस्ट तो बना दिया, लेकिन आप उसमें क्वेश्चन कौन से रख रहे हैं? जो अंडरस्टैंडिंग के हैं या एप्लीकेशन के हैं, तो वहां पर वो टेस्ट वैलिड नहीं है। तो एक लाइन होती है कि जिस उद्देश्य को मापने के लिए परीक्षण बनाया गया है वो उसी उद्देश्य को मापता हुआ हो, तो वो टेस्ट कैसा होता है? आपका वैलिड होता है। अब इन बातों को अगर मैं यहाँ फिट करता हूं, तो ना तो ये है हमारा, ना ये है, ना ये है। ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, जो हमारे बच्चे के वृद्धि और सीखने की प्रोग्रेस हो रही है थ्रू आउट द ईयर, उसको एक तरीके से ये समर्थित करता है। क्या? हमारा सीसीई। क्योंकि ये पार्ट हमने देख लिया कि सीसी में ये सारी चीजें इंक्लूड है, तो ग्रोथ और लर्निंग दोनों को ये लेके चलता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां से एक चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि अगर हम इस तरीके से करते हुए चलेंगे तो भाई हमारे टॉपिक भी साथ साथ कवर हो जाएंगे और क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन करने से हमें क्या क्या पता चल गया? टाइप्स ऑफ टेस्ट,
स्टैंडर्ड टेस्ट कौन से होते हैं, रिलायबल कौन से होते हैं, वैलिड कौन से होते हैं। ये तीन में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो एक नंबर तो यही पक्का हो गया। दूसरा, हमने समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लिया, एक नंबर यहां से पक्का हो गया, ये भी आता है पेपर में। और हमने जो क्वेश्चन किया वो तो हमारा कवर हो ही गया। बढ़ते हैं अगले पे, असर्शन एंड रीजनिंग। ये जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं कि भाई हम कथन और ये जो इसका निष्कर्ष है कैसे करें पूरा। तो पहली बात होती है कि भाई पहले इसको करते फिर मैं इसका तरीका बताता हूं आपको। टीचर शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन देयर ओन एटीट्यूड एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। पूर्वाग्रह क्या होता है? अगर ये किसी को पता है तो वो क्वेश्चन का आंसर आराम से कर लेगा। हम कहते हैं ना कि हम किसी के बारे में पहले से ही कोई एक सोच विकसित कर लेते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। क्लास में टीचर आता है, टीचर कहता है कि हाँ ये वाला आगे वाला बच्चा समझदार होगा, वो क्या है? पूर्वाग्रह है। जो पीछे बैठा वो खराब है, वो भी क्या है? पूर्वाग्रह है। तो ये हमें अपने अंदर नहीं लाना है बिल्कुल भी। तो ये कहता है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए कि भाई कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे। कारण क्या है इसका? कि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं तो उसमें आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। अगर आप उसमें फिक्स्डनेस ला रहे हैं तो वो गलत है। तो देखने में आए तो बात तो दोनों ठीक है, लेकिन कहीं पर भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसकी बात तो ऊपर की ही नहीं गई है कथन में। जब उसकी बात ही नहीं है तो ये निष्कर्ष इसके लिए तो है नहीं, ये निष्कर्ष वैसे है कहीं का। लेकिन बात ये भी ठीक है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में फिक्स्डनेस नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट आ गई हमारी, असर्शन भी हमारा ठीक है और रीजन भी ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है कि जो रीजन है वो असर्शन को क्लियर नहीं करता है। यहां पर क्या चीज आ सकती थी कि भाई अगर शिक्षक अपने पूर्वाग्रह की जांच करते हैं तो निष्कर्ष में आ सकता है कि वो बच्चों के बारे में गलत भ्रांति या गलत अनुमान लगाने से बच सकते हैं, तो वो उसका निष्कर्ष बनता। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आए इस पॉइंट को कवर करना है। तो अब ऑप्शन इसने दे रखे हैं कि अगर दोनों सही हो तो ये तो सही है हमारा, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर बन गया बी। बाकी ये हमारे किसी काम का नहीं, कारण क्योंकि दोनों ही सही है और इसी ऑप्शन ऐसा, यही वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये बात कही गई है। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा आंसर बनता है। जब भी एक कथन वाला सवाल आएगा और निष्कर्ष वाली बात आएगी तो इसमें याद रखिएगा, कथन पढ़ने के बाद अगर आप लगाते हैं इसलिए, कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, तो क्या करो, कथन पढ़ के इसलिए लगाओ। जैसे शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, इसलिए समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। तो दोनों स्टेटमेंट पूरी नहीं बनी। यह आपको कब अप्लाई करना है? जब दोनों सही हो। अगर आपने इसलिए जोड़ा और स्टेटमेंट के बाद कारण को आप पढ़ रहे हैं और ये पूरी लाइन बन रही है तो वो करेक्ट हो गया। अगर इसलिए लगाने से ठीक नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक तो आया तरीका ये इसलिए, एक दूसरा होता क्योंकि। क्योंकि कब आएगा? पहले आप पढ़िए कारण, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है क्योंकि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। तो ये कहीं से भी मैच नहीं बन रहा है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट तैयार नहीं हो रही है। तो जब भी आप पहले अगर पढ़ेंगे रीजन को, जब भी आप पहले पढ़ेंगे रीजन को, निष्कर्ष को, और निष्कर्ष से कथन की तरफ जाओगे तो यहां लगाओगे क्योंकि। और ये केवल तभी करना है जब दोनों स्टेटमेंट और जो आपका कंक्लूजन है वो करेक्ट हो। उसके बाद लगा के चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और लाइन पूरी कर रहे हैं इसलिए या क्योंकि लगा के,
तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या गया है, बी हमारा आंसर गया, ए नहीं गया। अभी असर्शन रीजनिंग के और क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इसको छोड़ के फिर से करेंगे। ये लाइन याद रखना कि निष्कर्ष से अगर कथन की तरफ जाते हो तो बीच में क्या लगाना है, क्योंकि, और अगर कथन से निष्कर्ष की तरफ आते हो तो बीच में क्या लगाओगे, इसलिए। बढ़ते हैं अगले पे। While talking about her poor marks in math, Avi says, I just don't have the sense. गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? तो सोचिए कि अगर एक बच्चा ये जान लेता है कि गलती उसकी है और कहां पर है, वो ये पक्का पता कर रहा है, तो क्या वो अपनी किस्मत को दोष दे रहा है? कहीं से भी नहीं। क्या वो काम करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, यानी कि टास्क डिफिकल्टी बता रहा है? वो क्या वो ये कह रहा है कि पेपर बहुत कठिन था? नहीं कहा उसने। क्या वो कोशिश की कमी बता रहा है? क्या वो ये कह रहा है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाया? ऐसी भी बात नहीं है। वो क्या कह रहा है कि आई डोंट हैव द सेंस, मुझे ये समझ ही नहीं है। तो इसका मतलब वो अपनी योग्यता में जो कमी है उसको दर्शा रहा है। तो आंसर क्या जाएगा, योग्यता का अभाव। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई टॉपिक भी नहीं है, तो इसलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का थ्योरी यहां पर जुड़ जाएगा अब हमारा, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये कहता है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, which of the following is a recommended approach in order to optimize students learning experience? विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव को अगर आप बेहतर बनाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाएंगे? बच्चों के सीखने को कैसा बनाना है और बेहतर? तो हमें वाइगोत्स्की का पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की ने क्या क्या बातें की है, तभी तो हम इस बात को समझ पाएंगे। तो हम पहले वाइगोत्स्की के पॉइंट को एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि क्या था और क्या नहीं। वाइगोत्स्की की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपने कंसेप्ट में मुख्य रूप से बात की है एक जेडपीडी की, एक एमकेओ की, और एक की है स्कैफोल्डिंग की। मुख्य रूप से ये तीन ही बात इसकी थ्योरी में आती है, और ये तीन भी नहीं कह सकते, अगर मैं कहने को आऊं तो केवल एक ही बात की है जेडपीडी की। है क्या जेडपीडी? ये है जेडपीडी। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और हिंदी में कहेंगे इसे समीपस्थ विकास क्षेत्र। हिंदी में बोलेंगे इसे समीपस्थ विकास क्षेत्र। अब ये समीपस्थ विकास का मतलब क्या आया? वो एरिया जहां से आपकी डेवलपमेंट और आगे बढ़ सकती है। होता क्या है कि हर एक बच्चा क्या जानता है और कहां पर वो जा सकता है, इन दो के बीच में ही बच्चा हमेशा होता है। एक क्या है आपका एक्चुअल लेवल है, यानी कि वास्तविक स्तर। एक है आपका पोटेंशियल, यानी कि संभाव्य स्तर। भाई आप कहां पे हो और कहां तक जा सकते हो। तो एक्चुअल क्या होता है, वट यू नो, आप जो जानते हैं। वास्तविक क्या है, आप जो जानते हैं। आपने देखा होगा क्लासरूम में बच्चा जब आता है तो उसके पास अपनी एक प्रीवियस नॉलेज होती है। उस प्रीवियस नॉलेज को ही उसका एक्चुअल लेवल कहा जाता है, कि जो वो जानता है। पोटेंशियल क्या है, जो वो नहीं जानता है, जो वह नहीं जानता। लेकिन अगर वो जेडपीडी में आता है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि संभाव्य स्तर है कि उस तक वो जा सकता है, तो अगर वो जेडपीडी में एंटर करता है तो यहां तक पहुंच जाएगा जो वो पहले नहीं जानता था, जो वह पहले नहीं जानता था। कोई भी चीज हो सकते है इसमें। बच्चे का नंबर सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनको ले आओ। हिंदी में आप लेकर आ जाइए, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, किसी भी पॉइंट को। सिंपल बात है कि बच्चा स्कूल में जिस नॉलेज के साथ आया वो उसकी एक्चुअल है, और जिस नॉलेज के साथ वो स्कूल को पास आउट करता है वो उसका पोटेंशियल है।
अब ये पास आउट तो बहुत लंबा हो गया, मैं डेली बेसिस ले सकता हूँ कि भाई मान लीजिए हमारी इस क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे वाइगोत्स्की के बारे में नहीं पता है, लेकिन उसे ये पता है कि हाँ स्टूडेंट का अपना लेवल होता है, तो वो उसका क्या है, एक्चुअल लेवल। लेकिन मुझे पता है कि क्लास खत्म होने तक वो वाइगोत्स्की के बारे में जान जाएगा, तो वो क्या होगा, उस बच्चे का पोटेंशियल। वो कब डेवलप होगा, जो हमारी क्लास है इसमें अगर वो इंटरेक्ट करता है, पूरी क्लास को देखता है। तो ये जो क्लास है जिसमें मैं शामिल हूं, ये वीडियो चल रही है सामने, हम लिख रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं, ये हमारा क्या बन जाता है, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जो जेडपीडी होता है, इस जेडपीडी में दो चीजें शामिल होती है, एक होती है स्कैफोल्डिंग और एक होता है एमकेओ। अब ये स्कैफोल्डिंग क्या है और एमकेओ क्या है, इसको देख लेते हैं। एमकेओ होता है मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे अधिक बुद्धिमान है, कोई भी हो सकता है, ये मशीन हो सकती है। इसके एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं, मशीन आ सकता है, ये पेपर में बना हुआ है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, और एक सिंपल वर्ड लूँ तो एल्डर, और इसी में एक चीज और जोड़ देता हूं, यंगर। छोटे बच्चे भी हमारे से ज्यादा हो सकते हैं, किसमें, किसी एक फील्ड में जो हमें नहीं आती है। मान लीजिए अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो हो सकता है कि एक छोटी उम्र का बच्चा हमारे से ज्यादा अच्छी चीजें जानता हो। अब हम मैकेनिक्स का हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन आजकल स्कूलों में चल रहा है। तो मैकेनिक्स के अगर हमें जानकारी लेनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे बच्चे से बात करनी पड़ेगी। तो वो छोटा बच्चा हमारे लिए क्या बन जाएगा, एमकेओ मैकेनिक्स में। कोरोना टाइम में मोबाइल चलाना एल्डर पर्सन को नहीं आता था, दादा दादी को, लेकिन छोटे बच्चों ने, जिन्हें मोबाइल चलाना आता था, उन्होंने दादा दादी को मोबाइल चलाना सिखा दिया। तो छोटा बच्चा वहां पर क्या बन गया, एमकेओ। उस बच्चे ने किया क्या, दादा दादी को वास्तविक रूप में मोबाइल चलाना नहीं आता था। उनको क्या चीज पता थी, कि हाँ भी नंबर होते हैं, बटन होता है। तो बच्चे ने क्या किया, उसी को बेस बना के इस जेडपीडी में लेके आया, उनको सिखाया, उनको उंगली पकड़ के सिखाया, उनके सामने करके दिखाया, उनको बोल के बताया। और जब वो पेरेंट्स उस चीज को अप्लाई करते हैं, तो अब वो क्या सीख गए हैं, जो पहले वो जानते नहीं थे, वो भी अब वो सीख चुके हैं। तो इसका मतलब उनका पोटेंशियल था कि वो मोबाइल चलाना सीख सकते हैं। इसीलिए एमक्यू ने क्या किया, उनको मदद की। मदद भी कैसे की, टेम्पररी हेल्प, कि उनको रास्ता दिखाया, उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाया। एमकेओ का यही काम होता है कि एमकेओ क्या करता है, स्काफोल्डिंग प्रोवाइड करता है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, एमकेओ स्काफोल्डिंग देता है, और एमकेओ जो स्काफोल्डिंग करता है, उसी स्काफोल्डिंग को बोला जाता है टेम्पररी हेल्प। थोड़े समय के लिए होती है ये, जो स्तर को प्राप्त करते ही हटा ली जाती है। हिंदी में इसका एक शब्द यूज होता है, मचान। अगर किसी बच्चे ने सुना हो, नहीं सुना है तो बता देता हूँ। बिल्डिंग बनाई जाती है किसी भी ग्राउंड पे, कहीं भी जमीन है, मकान कोई बना रहा है, अलग अलग 5-6 बिल्डिंग का बना, 5-6 जो कहते हैं मंजिलों का मकान बना रहा है। तो क्या वो सीधा तैयार कर देता है, या इसके साथ में कुछ सपोर्ट लगाता है। मिस्त्री को काम करने के लिए साइड में सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसे हम पैड लगाना बोलते हैं। पैड लगा दिया है ताकि ऊपर की सफेदी की जा सके, चिनाई की जा सके, मसाला लगाया जा सके। वो जो मचान लगाई जा रही है, ये जो पैड लगाई जा रही है, इसको ही जो आर्किटेक्ट है उसकी भाषा में कहते हैं स्काफोल्डिंग। और इसी को यूज किया गया एजुकेशन में। एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल किया गया, कि भाई अगर हम बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करें, हमें क्या देनी है, टेम्पररी हेल्प देनी है, हमें उसे हेल्प नहीं देनी। हेल्प क्या करती है, हेल्प बच्चे को डिपेंडेंट बनाती है, जबकि टेम्पररी हेल्प क्या करती है, बच्चे को सक्षम बनाती है। बच्चे को सक्षम बनाएगी टेम्पररी हेल्प, क्योंकि हमने केवल उसको रास्ता दिखाना है, हमें उसे बस गलत रास्ते जाने से रोकना है, सही रास्ता वो खुद पकड़ लेगा। हेल्प में क्या होता है, आप उसको रास्ता चुनने का मौका ही नहीं देते। तो इसलिए एमकेओ क्या करते हैं,
बच्चे को टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। किसी भी तरह की जो नॉलेज प्रोवाइड की गई, एग्जाम्पल दिया गया या कहीं कुछ गलती हो रही थी उसको सुधारा गया, तो सुधारात्मक कार्य जिसने किए वो तो कहलाएगा एमकेओ। जो रूप दिया गया वो कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। जैसे फार्मूला बताया गया तो स्कैफोल्ड किया फार्मूले से। एक बच्चा एक क्वेश्चन को बार बार गलत पढ़ रहा था, उसे कहा गया कि दोबारा ध्यान से पढ़ो, ये बोलना भी क्या हो गया है, स्कैफोल्डिंग हो गया। जिसने ये शब्द बोले वो कौन बन गया, एमकेओ। आपकी क्लास चल रही है, आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बातों से ही अगर आप चीजों को सीख गए तो मेरी बातें हो गई स्कैफोल्डिंग, मैं बोलने वाला हूं तो मैं कौन हो गया, एमकेओ। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में ये सबसे बेसिक बात रखी गई थी और इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको अब हम कर पाते हैं या नहीं। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। बिल्कुल गलत बात। ऐसा तो हमें लेना ही नहीं है कि अनरिलेटेड हो, हम तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, बाकी देखते हैं। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, गलत। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। इंडिविजुअली अगर हम दे रहे हैं तो हम उसको उसके पोटेंशियल तक नहीं लेके जा रहे, हम उसको वहीं छोड़ रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी, कि बच्चों को उचित मार्गदर्शन देना, अच्छे ढंग से स्कैफोल्ड करना। तो यहां तक आई होप कोई इश्यू है नहीं। तो आज की क्लास में हम इस पॉइंट को यहीं पर रोकते हैं। हमारे जो क्वेश्चन हुए उसमें हमारे 3 टॉपिक आ गए। 3 टॉपिक कौन कौन से, पहला तो हमारा आ गया वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की हमारा जो बेसिक है वो पूरा होता है। अभी इसमें रहता है जो इसने लैंग्वेज के ऊपर काम किया है, थॉट्स के ऊपर काम किया है, उसका क्वेश्चन जब आएगा तो उसके साथ उसको जोड़ेंगे। साथ में हमने क्या किया, हमने पेपर में जो क्वेश्चन का फॉर्म पूछा जाता है, सीसी के बारे में हमने बात की। सीसी के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ टेस्ट की बात की, और ये 1 नंबर का हर बार आता है भाई, ये याद रख लेना। ये तो ऐसा टॉपिक है, इसे छोड़ना ही मत। सीसी भी 1 नंबर का हर बार आ रहा है। तो ये ऐसे पॉइंट है जो आपको रिपीट करेंगे बार बार। क्वेश्चन बेशक हमने कम किए हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके काम के 3 नंबर पक्के कर रहा हूं आज की क्लास से ही। अगली क्लास में भी हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे और पूरे 30 नंबर जब तक नहीं होते हैं छोड़ेंगे नहीं। तो सीटेट के धुरंधर के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, कल फिर से मुलाकात करेंगे।